नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। खबरें जिन्हें जानना ही नहीं समझना भी जरूरी है। आज के शो में हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण और दिल्ली सरकार के उन फैसलों की जो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हुए हैं। उन देशों की बात होगी जिनकी एंट्री पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। एक दिलचस्प खबर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की। इसके अलावा धुरंधर फिल्म के किरदारों की सीरीज में आज बात करेंगे मेजर इकबाल की। साथ ही एक और फिल्म होमबाउंड की चर्चा भी होगी। दिल्ली की सांसों पर संकट बरकरार है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो जहर बन चुकी है और इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप का सबसे कड़ा और आखिरी हथियार निकाल लिया है, स्टेज 4। ये वो चरण है जहां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाते हैं। आइए समझते हैं कि स्टेज 4 का मतलब क्या है और इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर चला जाता है तो ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू हो जाता है। इसे सिवियर प्लस कैटेगरी भी कहा जाता है। ये योजना 4 चरणों में बटी हुई है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 4 सबसे सख्त होता है और इसे तब लागू किया जाता है जब हालात बेकाबू हो जाएं। इस बार स्टेज 4 में सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले कभी इतनी सख्ती से लागू नहीं किए गए थे। इसका सबसे बड़ा असर गाड़ियों पर पड़ा है, खासकर पुराने वाहनों पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को BS4 से नीचे के वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इजाजत दे दी है। इसके अलावा एक बड़ी राहत की बात, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर पर लगे 9 टोल प्लाजा को अस्थायी तौर पर बंद करने या हटाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और MCD से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर फैसला लें कि क्या इन टोल प्लाजा को बंद किया जा सकता है। अदालत का मानना है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगती हैं जिससे बड़ा भारी जाम होता है और जाम में खड़ी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा देता है। CJI ने साफ कहा है कि वो जनवरी 2026 तक एक ठोस प्लान चाहते हैं जिसमें टोल प्लाजा बिल्कुल भी ना हो। इससे दिल्ली के बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। अब आता है सबसे सख्त नियम। 18 दिसंबर यानी गुरुवार से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू हो गया है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, अगर आपके वाहन के पास वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर एक बूंद तेल नहीं मिलेगा, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल या फिर CNG ही क्यों ना हो। दिल्ली के सभी फ्यूल स्टेशंस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो केवल वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही ईंधन दे। PUC की जांच कई तरीकों से की जाएगी। सर्टिफिकेट ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, वाहन डेटाबेस, वॉइस अलर्ट सिस्टम और पुलिस की मदद से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोग पेट्रोल पंप्स पर तैनात रहेंगे। जांच के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। 37 प्रखर वैन भी सड़कों पर गश्त लगाएंगी। अगर कोई बिना PUC के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं? तो सुनिए, दिल्ली में रजिस्टर्ड BS6 पेट्रोल और डीजल कार चलेंगी, लेकिन हाँ, सरकार की सलाह है कि बिना जरूरत की यात्रा से बचें। CNG, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलने की इजाजत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन बैन किस पर लगा है? तो अब दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है।
अगर ये गाड़ियां किसी आवश्यक सेवा से जुड़ी हों तो ज़रूर छूट मिल सकती है, वरना सड़क पर ये गाड़ियां नहीं निकल सकती। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर और भी सख्ती है। दिल्ली के बाहर की केवल BS6 गाड़ियां ही दिल्ली में आ सकती हैं। BS6 से नीचे के किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री बिल्कुल बंद है। हाँ, लेकिन CNG, इलेक्ट्रिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सर्विसेज और ज़रूरी सामान ढोने वाली गाड़ियों को इस नियम में छूट दी गई है। ट्रकों पर सबसे सख्त नियम लगाए गए हैं। BS4 डीजल ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह से बैन है। निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट और मलबा लेकर आने वाले किसी भी वाहन की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई ग्रैप स्टेज 4 के नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसे 20,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। बैन की गई BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो भी 20,000 रुपए तक का जुर्माना। ये चालान मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत काटा जाता है। और सिर्फ चालान ही नहीं, अधिकारियों को आपकी गाड़ी जब्त करने का भी अधिकार है। स्कूलों की बात करें तो दिल्ली में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पहले तो पेरेंट्स को चॉइस दी गई थी कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या ऑनलाइन क्लासेस करवाएं, लेकिन अब ऐसा कोई विकल्प नहीं है। अगले आदेश तक स्कूल्स पूरी तरह से बंद हैं। क्लास 6 से 9th और क्लास 11th के लिए हाइब्रिड मोड चल रहा है। मतलब स्टूडेंट्स चाहें तो वो स्कूल जा सकते हैं या फिर घर से ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th और 12th की क्लासेस स्कूल्स में ही चल रही हैं क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं। ऑफिस के मामले में 18 दिसंबर से दिल्ली सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में अधिकतम 50% स्टाफ ही ऑफिस आ सकता है। बाकी सबको वर्क फ्रॉम होम करना कंपलसरी कर दिया गया है। दिल्ली के लेबर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि दफ्तरों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही कर्मचारियों को कार पूलिंग के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। हाँ, कुछ जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट मिली हुई है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, फायर सर्विसेज, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, वन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड जैसी सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य नहीं है। लेकिन दिल्ली में इतनी सख्ती हो क्यों रही है? दरअसल इस प्रदूषण के बीच IIT कानपुर की एक रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में PM10 में करीब 19.7% और PM2.5 में 25.1% प्रदूषण का योगदान सिर्फ वाहनों का है। यानी हर जो खतरनाक कण आपके फेफड़ों में जा रहे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों से निकल रहे हैं। पुरानी गाड़ियां, खासकर BS3 और BS4 बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं और जब सर्दियों में दिल्ली में ठंड शुरू हो जाती है, हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है, तो ये धुआं ऊपर नहीं जाता, नीचे ही जम जाता है। इसमें पराली का धुआं, धूल, निर्माण की गतिविधियां और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं और दिल्ली वो है एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। 2015 की एक रिसर्च में भी यही पाया गया था कि गाड़ियां दिल्ली के प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं और इसीलिए सरकार ने सीधा वाहनों पर निशाना साधा है। निर्माण का सामान ढोने वाले वाहनों पर भी इसीलिए रोक लगाई गई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी भारी मात्रा में धूल और प्रदूषण फैलाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब कब तक चलेगा? तो ये सारे नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रैप स्टेज 4 हटाया या संशोधित नहीं किया जाता। यानी जब तक दिल्ली का AQI 300 से नीचे नहीं आता और लगातार कुछ दिनों तक उस लेवल पर बना नहीं रहता, तब तक ये कड़े कदम जारी रहेंगे। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लगातार AQI की निगरानी कर रहा है।
जैसे ही हालात सुधरेंगे स्टेज 4 को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में फिर से AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो दोबारा कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाएगा, ये नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी CAQM को निर्देश दिया है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर दोबारा से विचार करे। अदालत का कहना है कि प्रदूषण हर साल सर्दियों में सामने आने वाली समस्या है और इस पर टुकड़ों में किए गए उपाय काम नहीं करते। कोर्ट ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन देने, ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने को कहा है। यहाँ 2-3 बातें और जरूरी हैं। जब कोई गलत गाड़ी नियम तोड़ते हुए सड़क पर आती है तो अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले को 10,000 का चालान देने के बजाय 1,000 रुपए की रिश्वत देकर बच निकलती है। ये बात हम सब जानते हैं, तो क्या सरकार और अदालत नहीं जानती? दूसरी बात, हमको प्रदूषण की ऐसी आदत पड़ गई है कि 300 से नीचे AQI ठीक लगने लगा है। कैसी विडंबना है ये, जबकि 201-300 AQI भी वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में ही आता है। तीसरी बात, सरकारें, प्रशासन और अदालतें सब हर साल इतनी देर से क्यों जागते हैं? साल भर प्रदूषण पर बात क्यों नहीं होती? ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते? चौथी और आखिरी बात, प्रदूषण तो नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें क्या कर रही हैं? सोचने वाली बात है, सोचिए जरूर। खैर, दिल्ली सरकार ने अब कुछ सख्ती दिखाई है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन नियमों का पालन करें ताकि जल्द से जल्द दिल्ली की हवा फिर से सांस लेने के लायक बन सके। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने पहले से ही सख्त इमिग्रेशन नियमों को और कड़ा कर दिया है। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया और पूरे 39 देशों के लोगों पर अमेरिका में आने पर पूरी या आंशिक रोक लगा दी गई है। पहले ये संख्या 19 थी, जो एक झटके में दोगुनी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, ये नया ट्रैवल बैन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। आइए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और इससे किन किन लोगों की जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से देश इस नई लिस्ट में शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने 7 नए देशों पर पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगा दिया है। इनमें शामिल हैं बर्किना फासो, माली, नाइगर, साउथ सुडान और सीरिया। इसके अलावा लाओस और सायरा लियोने, जो पहले आंशिक प्रतिबंध की लिस्ट में थे, उन्हें अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन अथॉरिटी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ मैं ये बात बता दूं कि फिलिस्तीन पूरी तरह कोई देश नहीं है, इसलिए वहाँ पासपोर्ट नहीं होता, बल्कि एक तरह का ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। अब बात करते हैं उन 15 देशों की जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें शामिल हैं एंगोला, एंटीगुआ और बरबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबोन, द गैम्बिया, मालावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन देशों के लोगों को भी अमेरिका में आने में काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। अब अगर पूरी लिस्ट की बात करें तो 39 देशों में वो सभी देश शामिल हैं जो पहले से बैन थे और नए जोड़े गए देश। पहले से बैन देशों की लिस्ट में थे अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और येमेन। आंशिक प्रतिबंध की पुरानी लिस्ट में थे बुरुंडी, क्यूबा, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। अब सवाल उठता है कि ट्रंप सरकार ने ये इतना सख्त कदम आखिर उठाया क्यों? इस पर ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इनमें से कई देशों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, लोगों के पास नकली कागजात हैं और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भरोसेमंद नहीं हैं। इसके अलावा कुछ देशों में वीज़ा ओवरस्टे की दर बहुत ज़्यादा है।
मतलब लोग अमेरिका जाकर वापस नहीं आते। कुछ देश अपने नागरिक को वापस लेने से भी मना कर देता है जिन्हें अमेरिका निकालना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा। थैंक्सगिविंग के ठीक एक दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर गोलीबारी हुई थी। एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस हमले का आरोपी कौन था? एक अफगानी नागरिक जो सितंबर 2021 में अफगानिस्तान से ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। ट्रंप ने इसे एक्ट ऑफ टेरर बताया और कहा कि जो लोग अमेरिका में होने के लायक नहीं हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ये नया ट्रैवल बैन 1 जनवरी 2026 से लागू करने वाली है, यानी कि नए साल के पहले दिन से ही ये नियम चालू हो जाएंगे। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैलिड वीज़ा है या जो 1 जनवरी को अमेरिका में मौजूद होंगे, उन पर इस बैन का असर नहीं होगा। सबसे बड़ी मार उन परिवारों पर पड़ेगी जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से अमेरिका का नागरिक है। ट्रंप के नए फरमान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो जून 2025 का बैन था, उसमें इमीडिएट रिलेटिव इमिग्रेंट वीज़ा, अडॉप्शन रिलेटेड वीज़ा और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा को छूट दी गई थी। लेकिन अब इन छूटों को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि उस अमेरिकी नागरिक के पति पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स भी अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे अगर वो इन बैन वाले देशों से हैं तो। लेकिन इस बैन का असर सिर्फ उन 39 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर और परिवारों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एजुकेशन ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में भारी कमी आएगी। अमेरिकन हॉस्पिटल्स में जो फॉरेन डॉक्टर्स काम करते हैं, वो अगर इन देशों से हैं तो अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। ट्रंप का ये फैसला उनकी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। वो शुरू से ये कहते आए हैं कि अमेरिका की सुरक्षा सबसे पहले आती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे सिर्फ बेकसूर परिवार टूटेंगे। बच्चे अपने माता पिता से नहीं मिल पाएंगे, छात्र अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। हर 180 दिन में ट्रंप प्रशासन इस लिस्ट की समीक्षा करेगा और ये तय करेगा कि किन देशों को हटाना है और किन्हें जोड़ना है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी बदलाव आ सकते हैं। आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या यूरोप कभी अमेरिका की तरह एक देश बन सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये बात इन दिनों जोर शोर से उठ रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें यूरोप के 27 देश एक नक्शे में दिख रहे हैं, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है ये, या इसके पीछे कोई असली सोच भी है? तो चलिए आज इसी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाती हूँ। ये आइडिया आया कहाँ से, क्यों यूरोप के देश इस बारे में सोच रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संभव है? कहानी की शुरुआत बहुत पुरानी है। साल 1946 की बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, शहर बर्बाद, लाखों लोग मारे गए और देश टूट चुके थे। उस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने पहली बार कहा कि यूरोप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चर्चिल का कहना था कि अगर यूरोप के देश फिर से अमन चैन से रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ आना होगा। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, चर्चिल खुद ब्रिटेन को इस ढांचे का पूरा हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। वो ब्रिटेन को एक संरक्षक की तरह देखते थे जो बाहर से मदद करे लेकिन खुद पूरी तरह शामिल ना हो। अब सवाल ये था कि क्या यूरोप के देश सच में साथ आ सकते हैं?
आखिर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश तो सदियों से एक दूसरे से लड़ते आए थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ कदम उठाए गए। 1950 के दशक में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। इसमें फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने दुश्मन साथ आ गए। दोनों ने अपना कोयला और स्टील एक साथ शेयर करने की सहमति दी। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हथियार बनते थे। फिर 1957 में रोम ट्रीटी हुई। इससे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। इसका मतलब था कि अब यूरोप के देशों के बीच एक साझा बाजार बनेगा। लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे, सामान की खरीद बिक्री आसान हो जाएगी। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, यूरो करेंसी। आज लगभग 20 यूरोपीय देश एक ही करेंसी यूरो का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे यूरोप में ऐसे ढांचे बने जो लगभग एक देश जैसे दिखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट है, जहां सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। यूरोपियन कोर्ट है, जो कई मामलों में देशों की अदालतों से ऊपर फैसले लेती है। शेंगन एग्रीमेंट की वजह से लोग बिना पासपोर्ट दिखाए यूरोप के कई देशों में घूम सकते हैं। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं होती। जैसे भारत में आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो सवाल उठता है कि अगर इतना कुछ हो चुका है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप क्यों नहीं बन जाता? आखिर अड़चन कहाँ आ रही है? 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब यूरोप के देशों को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सुरक्षा के लिए वो अमेरिका पर कितने निर्भर हैं। नाटो पर खर्च को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि यूरोप के देश अपनी रक्षा पर खर्च नहीं करते और अमेरिका पर टिके रहते हैं। अब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है। ट्रंप की नीतियां साफ हैं, यूरोप को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा। इसी बीच यूरोप के नेता बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं। वो नाटो के विकल्प खोजने की कोशिश में हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोप को खुद की एक मजबूत सेना बनानी चाहिए, और अगर ऐसा करना है तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का आइडिया फिर से काम आ सकता है? आइडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है, असलियत में इसके रास्ते में उतनी ही बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रेक्सिट है। ब्रिटेन ने 2016 में वोट करके यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना था कि ब्रसेल्स यानी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उनके कानूनों में, इमिग्रेशन पॉलिसी में और अदालतों में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। उन्हें लगा कि वो अपने देश के लिए खुद फैसले नहीं ले पा रहा, इसलिए उन्होंने EU को अलविदा कह दिया। एक और एग्जाम्पल ग्रीस और जर्मनी का है। कुछ साल पहले ग्रीस आर्थिक तौर पर बहुत बुरे हाल में था, उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। जर्मनी ने मदद की, लेकिन बदले में उसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शर्तें रख दी। ग्रीस को लगा कि जर्मनी उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। वहीं जर्मनी के लोगों का सवाल था कि हम अपने टैक्स के पैसों से ग्रीस की गलतियों की कीमत क्यों चुकाएं? ये तनाव आज भी बना हुआ है। हंगरी की सरकार कई बार यूरोपियन यूनियन से भिड़ चुकी है, खासकर जुडिशरी और मीडिया की आज़ादी जैसे मुद्दों पर। हंगरी के नेताओं को लगता है कि ब्रसेल्स उनकी राष्ट्रीय पहचान पर हमला कर रहा है। वो कहते हैं कि हम अपने देश में जो चाहें करें, ये हमारा अधिकार है। 2005 में एक बड़ा प्रयास हुआ। यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें सभी देशों के लिए एक साझा संविधान बनाने की कोशिश थी, लेकिन जब कुछ देशों में जनमत संग्रह कराया गया तो लोगों ने इसे खारिज कर दिया। संदेश साफ था कि हम अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहते, और ब्रिटेन तो शुरू से खुद को इस आइडिया से बाहर रखता है। वहाँ यूरो नहीं बल्कि पाउंड चलता है। वो अब शेंगन एग्रीमेंट का भी हिस्सा नहीं है। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि अगर अमेरिका एक देश बन सका तो यूरोप क्यों नहीं बन सकता? आखिर वहाँ भी तो अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनीज से बना था। वो सब एक साथ एक ही दुश्मन यानी ब्रिटेन से लड़े थे।
उन्होंने शुरू से ही मिलकर एक संविधान बनाया, एक साझा भाषा थी इंग्लिश और एक साझा सपना था। लेकिन यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देश हजारों साल पुराने हैं। इनकी अपनी गहरी जड़ें हैं। हर देश की अपनी भाषा है और हर भाषा के साथ एक बेहद समृद्ध इतिहास और संस्कृति जुड़ी है। अमेरिका में शुरू से ही तय था कि कौन सी पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी और कौन सी स्टेट्स के पास, लेकिन यूरोप में आज तक ऐसा कोई साफ ढांचा नहीं बन पाया है। हर देश अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत संवेदनशील है। सच तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। कम से कम अभी के हालात में तो ये नहीं होने वाला। यूरोप के देश आर्थिक तौर पर साथ आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक होना बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ब्रुसेल्स उसके देश के बारे में फैसले ले, और ब्रेक्सिट ने तो साफ कर दिया कि अगर किसी देश को लगा कि बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हो रही है तो वो बाहर निकल सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को एहसास हुआ है कि उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए मजबूत होना होगा। अमेरिका पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। तो शायद रक्षा और विदेश नीति के मामले में यूरोप और करीब आए, लेकिन एक कंप्लीट पॉलिटिकल यूनियन बनना ये अभी दूर की बात लगती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप एक दिलचस्प सोच ज़रूर है। विंस्टन चर्चिल ने 1946 में जो सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। यूरोप ने एक साथ आने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। यूरो करेंसी, खुले बॉर्डर्स, साझा संस्थाएं, ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन पूरी तरह से एक देश बनना ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि देश सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं होता। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का कोई मैप देखें तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी और कॉम्प्लिकेटेड बहस है, और शायद ये बहस आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। कल अनकही में धुरंधर फिल्म के किरदार उज़ैर बलूच की बात हुई थी। आज होगी एक ऐसे शख्स की बात जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने एक वक्त पर अपना सबसे खूंखार हथियार माना था। ये कहानी है इलियास कश्मीरी की, जिसके किरदार की झलक आपको धुरंधर फिल्म के मेजर इकबाल में दिख सकती है, जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर ने साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म फिक्शन है, लेकिन सच्ची कहानी कई बार फिल्म से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था इलियास कश्मीरी और कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये एसेट बाद में सबसे बड़ा खतरा बन गया। इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सामहानी इलाके में हुआ था। बचपन से ही उसमें लड़ने का जुनून था। 80s में जब वो बड़ा हुआ तब सोवियत अफगानिस्तान युद्ध चल रहा था। उस वक्त आईएसआई हर तरफ से लड़ाकों को जमा कर रही थी। इलियास भी उसी दौर में अफगानिस्तान की लड़ाई में कूद गया। यहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 90s में जब कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़क रही थी तब आईएसआई ने इलियास कश्मीरी को अपने सबसे अहम ऑपरेशन में लगाया। आईएसआई ने एक खास ग्रुप बनाया, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, यानी कि इसे शॉर्ट में हुजी कहा जाता है। ये ग्रुप सीधे आईएसआई के कंट्रोल में काम करता था। इलियास की खासियत ये थी कि वो प्लानिंग बहुत डिटेल में करता था। 1994 में उसने भारत में घुसपैठ करके कई बड़े ऑपरेशंस किए। एक बार तो उसने आर्मी के एक अफसर का सिर काटकर आईएसआई को भेज दिया था। इसी घटना से उसकी छवि क्रूर और बेखौफ की बन गई। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई दोनों उसे हीरो मानने लगे। उसे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन यहीं से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। 2000s में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका से हाथ मिलाया और वॉर ऑन टेरर में शामिल हुए, तब आईएसआई को भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करना पड़ा। इलियास कश्मीरी इससे नाराज़ हो गया। उसे लगा कि पाकिस्तान ने अपने ही लड़ाकों को धोखा दिया है। धीरे धीरे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जाने लगा। 2003 में एक घटना ने
सब कुछ बदल दिया। मुशर्रफ की हत्या की कोशिश हुई, माना जाता है कि इसमें इलियास का हाथ था। इसके बाद पाकिस्तानी एजेंसीज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इलियास तो गुरिल्ला वॉरफेयर का माहिर था, इसलिए वो छुपते छुपाते अपना काम करता रहा। अब इलियास को एक नई पहचान चाहिए थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो अपना एजेंडा चला सके। यहीं से वो जैश-ए-मोहम्मद के करीब आया। मसूद अजहर के नेतृत्व वाला ये संगठन पहले से ही भारत के खिलाफ एक्टिव था। धीरे धीरे इलियास ने जैश में अपनी अलग विंग बना ली, 313 ब्रिगेड। ये एक एलीट फाइटिंग यूनिट थी जो सिर्फ हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर हमला करती थी। इलियास का कनेक्शन अब अल-कायदा से भी जुड़ गया था। वो ओसामा बिन लादेन के क्लोज सर्कल में शामिल हो गया। 2008 में मुंबई अटैक्स की प्लानिंग में भी उसके शामिल होने के संकेत मिले थे। ऐसे ही कुछ सीन्स धुरंधर फिल्म में भी दिखाए गए हैं, जिसमें मेजर इकबाल नाम का किरदार 26/11 हमले की प्लानिंग करता है। 2009 में डेनमार्क में एक कार्टून कंट्रोवर्सी के बाद उसने कई यूरोपियन टारगेट्स पर हमले की धमकी दी। इसके बाद अमेरिका ने इलियास कश्मीरी को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रख दिया। फिर आया साल 2011, वही साल जब ओसामा बिन लादेन मारा गया। CIA ने पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में इलियास कश्मीरी की मौत हो गई। जब आप धुरंधर में अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल के रोल में देखते हैं, एक ऐसा शख्स जो पहले सिस्टम का हिस्सा था और फिर उसी के खिलाफ हो गया, तो असली जिंदगी में इलियास कश्मीरी की कहानी कुछ वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्म की कहानी में एंटरटेनमेंट के लिए उसको ड्रामेटाइज किया गया था। डायरेक्टर आदित्य धर ने भी ये साफ किया है कि उनके कैरेक्टर्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन रियल जियोपॉलिटिक्स और प्रॉक्सी वॉर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहीं ना कहीं इन किरदारों में झलकती हुई साफ नजर आ जाएगी। सबक यह है कि जो ताकतें आज आप पैदा करते हैं वो कल आपके ही खिलाफ हो सकती हैं। ISI ने इलियास को हथियार बनाया, लेकिन बाद में वही हथियार उनके लिए मुसीबत बन गया। ये साइकिल आज भी जारी है। इलियास कश्मीरी तो एक ड्रोन हमले में खत्म हो गया, लेकिन बड़ा सवाल आज भी जिसका तस है, क्या पाकिस्तान ने इस कहानी से कोई सबक सीखा? शायद नहीं, क्योंकि आज भी सरहद के पार ऐसी ही कहानियां लिखी जा रही हैं जिसका अंजाम शायद इलियास से भी ज्यादा खतरनाक होगा। भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर्स 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो गई है। ये फिल्म डायरेक्टर नीरज घेवान ने बनाई है और करण जौहर ने इसको प्रोड्यूस किया है। शाहरुख खान भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए लिखा कि ये जेंटल, ऑनेस्ट और सोलफुल फिल्म है, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये है कि आखिर आज तक भारत की किसी भी फीचर फिल्म ने ऑस्कर क्यों नहीं जीता। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन होमबाउंड के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी फिल्म है जो आम लोगों की जिंदगी को दिखाती है। इस फिल्म में दो दोस्त थे, चंदन जो कि एक दलित परिवार से आता है और शोएब जो कि एक मुस्लिम है। दोनों का सपना है कि वो पुलिस में कांस्टेबल बने, और ये सपना उनका इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो उन्हें इज्जत की नज़र से देखें। लेकिन उनके सामने जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव की जो दीवारें खड़ी हैं उससे कैसे लड़ें। ये कहानी कोविड के दौरान मजदूरों के पलायन की भी बात करती है। इस फिल्म को कैन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अब ये 15 फिल्मों की उस लिस्ट में शामिल हुई है जहां से फाइनल 5 नॉमिनीज चुने जाएंगे। सच ये है कि आज तक भारत की सिर्फ 3 फीचर फिल्म्स ऑस्कर में फाइनल नॉमिनेशंस तक पहुंच पाई हैं। पहली थी 1957 में आई मदर इंडिया, फिर 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान। तीनों ही फिल्में नॉमिनेशन तक पहुंची,
लेकिन ऑस्कर किसी ने भी नहीं जीता। मदर इंडिया तो सिर्फ 1 वोट से हारी थी। सोचिए, इतने करीब पहुंचकर भी अवार्ड नहीं मिला। लगान के लिए आमिर खान ने लॉस एंजलिस में महीनों तक कैंपेनिंग की थी। प्रोडक्शन कंपनी ने भी प्रमोशन में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, फिर भी ऑस्कर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी फिल्में उतनी अच्छी नहीं होती हैं? सबसे बड़ी समस्या है गलत फिल्म का सिलेक्शन। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FFI जो कमेटी बनती है, वो अक्सर ऐसी कमर्शियल फिल्में चुन लेती है जो एकेडमी के मेंबर्स को पसंद नहीं आती। 2014 में इसी तरह की एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब द लंच बॉक्स की जगह द गुड रोड को ऑस्कर्स में नॉमिनेशन के लिए भेज दिया गया था। बहुत से लोगों को लगा था कि द लंच बॉक्स बेहतर चॉइस होती। ऐसे ही देवदास, बर्फी, न्यूटन और गली बॉय जैसी फिल्में भेजी गई, लेकिन इनमें कुछ रीमेक थी और कुछ एकेडमी के टेस्ट के हिसाब से ही नहीं थी। दूसरी बात, हम ज़्यादातर हिंदी कमर्शियल फिल्म्स पर फोकस करते हैं, जबकि मराठी, मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी रीजनल आर्ट फिल्म्स जो भारत की असली तस्वीर दिखाती है, उन्हें कम मौका मिलता है। ऑस्कर में ओरिजिनल और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब ये मत सोचिएगा कि भारत का ऑस्कर से कोई नाता नहीं है। भारतीय कलाकारों ने अलग अलग कैटेगरीज में कई ऑस्कर्स जीते हैं। भूपेन हजारिका, AR रहमान, रसूल पुकुटी और MM कीरवानी जैसे कलाकारों ने म्यूजिक और साउंड में ऑस्कर्स जीते हैं। सत्यजीत रे को ऑनररी ऑस्कर्स मिला था। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स ने भी ऑस्कर जीते हैं। लेकिन फीचर फिल्म कैटेगरी में जो सबसे बड़ी और सबसे प्रेस्टीजियस मानी जाती है, वो अवार्ड हम आज तक घर नहीं ला पाए। होमबाउंड की शॉर्टलिस्टिंग एक बड़ी उपलब्धि है। ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को पहचान मिल रही है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। शॉर्टलिस्ट से अब टॉप 5 फाइनल नॉमिनीज चुने जाएंगे, फिर उनमें से किसी एक को ऑस्कर मिलेगा। कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि दुनिया भर से बेहतरीन फिल्में आती हैं, लेकिन होमबाउंड की ताकत ये है कि इसमें वो सब कुछ है जो एकेडमी को पसंद आता है। ओरिजिनल स्टोरी, सोशल मैसेज और इमोशंस। तो ऑस्कर सिर्फ अच्छी फिल्में बनाने से नहीं मिलता, सही फिल्म के सिलेक्शन से, सही कैंपेनिंग से और थोड़ी सी किस्मत, ये सब मिलकर काम करते हैं। होमबाउंड ने एक अच्छी शुरुआत की है। अब देखना है कि क्या ये भारत के लिए वो पहला ऑस्कर ला पाएगी जिसका हम पिछले 75 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। हम पूरी टीम को इसके लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार ये फिल्म न सिर्फ टॉप 5 में जगह बना पाएगी, बल्कि ऑस्कर भी लेकर आएगी। अनकही में आज इतना ही। अब एक वायरल वीडियो देखिए। एक छोटी बच्ची भैंस के बच्चे के दांत साफ कर रही है, वो भी शांति से दांत साफ करवा रहा है, मानो वो समझ रहा हो कि लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है और उसे मुफ्त स्पा सेशन का भरपूर आनंद आ रहा हो। दूसरी तरफ बच्ची पूरी कोशिश कर रही है कि भैंस के बच्चे के दांत साफ हो सके, जबकि ये काम उसके बस की बात नहीं है। वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची खुद से बातें करती हुई सुनाई देती है, जिसमें वो कुछ अटपटी सी और मज़ेदार बातें कर रही है।